Hello and welcome to DG Hunt. My name is Sandeep, and right now I have with me one of the most, lovely singers of the '90s, and he's still going strong, and he has a huge fan base. Ladies and gentlemen, talking about the one and the only Kumar Shanu. Shanuda, thank you so much for being a part of this podcast. আর আমার অনেক দিনকার ইচ্ছে ছিল তোমার সাথে কথা বলার in हिंदी what I'm trying to say is मेरा बहुत दिनों का ख्वाहिश था दिली ख्वाहिश थी तमन्ना थी सॉरी कि मैं इनसे मुखातिब हो पाऊँ और मैं इनसे बात कर पाऊँ और फाइनली आज वो ख्वाहिश वो तमन्ना पूरी हो रही है. हाँ. So welcome to you, Shanuda. Thank you very much. Thank you. Shanuda, the first thing I'd like to ask is your daughter Shannon. उन्होंने अपना पहला सिंगल रन जो है वो रिलीज़ किया है तो उसके बारे में आपको क्या कहना है उसके बारे में आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा. सबसे अच्छा साइड मैंने देखा उसका जो वीडियोग्राफी जो है उसमें मैंने इंडियन कल्चर को ये लोगों ने विजुअलाइज किया. इंडियन कल्चर को उठा के लाया. हाँ, तुमने भी देखा होगा. तो इंडियन कल्चर को उठा के लाया, इंडियन कल्चर को दिखाया. मेन चीज कि अमेरिकन्स को इंडियन कल्चर दिखाएं तो बहुत लोग पसंद कर रहा है. एंड गाने तो अच्छा ही था, वेरी गुड ट्यून है, उसका आवाज भी बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है. लेकिन ये इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके जो ये वीडियो में जो खूबी है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहद अच्छा लगा. लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा है. और मतलब ये जो पूरा स्टांस उठता है कि आई मीन यू बीइंग अ फादर आई पर्सनली फेल्ट दैट यू हैव डन मतलब आपने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बखूबी निभाया है और बहुत ही अच्छी तरह से एंड यू हैव ऑलवेज मेंटेन द डिग्निटी ऑफ सॉर्ट्स विच आई पर्सनली फील. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस एंटायर रकस दैट गोज ऑन स्पेशली अभी फ़िलहाल जान जब कल एविक्ट होके इंटरव्यूज़ देते रहे थे जैसे बॉम्बे टाइम्स उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि आई मीन जो भी उन्होंने कहा वो मैं कहना नहीं चाहता, एलिगेशंस जो लगाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सुन के मेरे को बहुत दुख हुआ और दुख हुआ इस बारे में क्या बताऊं कि बार बार ये कहा जाता है कि हमें हमारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया. शायद जान बहुत छोटी थी जब हमारा डिवोर्स हुआ था, उसको शायद मालूम नहीं था या मालूम नहीं होगा कि बताया नहीं गया होगा कि उसके मामी के डिवोर्स के टाइम पे रीता जी को जो डिमांड थी थ्रू कोर्ट जो डिमांड थी सारे मैंने पूरी किए. इवन मेरा आशिकी जो बंगलो जो मेरा फर्स्ट मेरा लाइफ का बंगलो था वो बंगलो भी मैंने दे दिया उन लोगों को. एंड सबसे बड़ी बात है कि आज तक वो लोग जो जी रहे थे, जो बड़े हुए, वो ऐसे ही हो जाते हैं. तो कुछ दिए नहीं, ये बात तो हो ही नहीं सकता. वो तो हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है कि हमने बहुत कुछ उस समय मैंने जो उनको डिमांड थी रीता जी की, सारे डिमांड मैंने पूरी किए, इवन विद द आशिकी बंगलो. सबसे बड़ी बात है कि देखिए मैंने 60 साल हो गया यार, मोर देन 60 years आई एम नाउ. अब मैं लिटरली मैं टायर्ड हूँ. मैं देखो लास्ट डिवोर्स होने के बाद से 20 साल मैं शांति से जी रहा था. तो मेरे को लगता नहीं कि इस तरह के कोई झमेले में फिर से मैं आऊँ, फिर से मैं पढ़ूँ, फिर से मैं 4 बातें बोलूँ, वो 4 बातें हमको बोले. आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग. खाली एक चीज मेरे को दुख लगता है जब ये सब बात सुनता हूँ. तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल करके अपने जगह बनाया, बहुत स्ट्रगल करके ये जो आप लोगों का प्यार पाया. तो ये एक छोटी छोटी बातों में कभी लगता है कि मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, कभी मेरे बारे में बिग बॉस में जाके मेरे बारे में खाली खराब बातें बोलते हैं. तो ये जो मेरे को मोटिव समझ में नहीं आता है कि सबसे बड़ी बात है कि इस बीच मेरे को कोरोना हुआ था. कोरोना के टाइम पे इवन ए सिंगल वन फ्रॉम देयर फैमिली कोई मेरे को ये पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया, किसी ने पूछा नहीं. शान, हमारे वहाँ पे वैकी एंड सोनू
खास करके शान, ये लोगों ने डॉक्टर के साथ डिस्कस करके हमको ट्रीटमेंट में रखा। आई गॉट न्यूमोनिया एंड देन कैसे भी करके इतना खराब हालत में मैं गुजरा था उस समय। बट जो भी है, तो प्यार एक तरफ से नहीं होता है, प्यार एक तरफ से नहीं होता है, बिल्कुल दो बिल्कुल हाथ से सही ताली बजता है। और आई थिंक अभी बहुत हो गया, अभी 60 इयर्स, आई एम मोर देन 60 इयर्स का मेरा उम्र हो चुका है। लिटरली आई एम टायर्ड एक्चुअली। ये सब मैं लास्ट 20 साल से बहुत शांति से जी रहा हूँ आफ्टर डिवोर्स। मैं 20 साल अपने बीवी के साथ, अपने बच्चे के साथ, दोनों बच्चे के साथ मैं जी रहा हूँ, शांति से जी रहा हूँ। सो इसमें आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन देयर व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर, मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता हूँ कि उनका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो लोग बार हमारे फैमिली में इंटरफेयर करते हैं, ये बड़ा अजीब सा लगता है, दुख भी लगता है। आई डोंट वांट टू, बिल्कुल। हाँ, बस मेरे को ये उसके उन लोगों के बारे में उन लोगों के बारे में क्वेश्चन मत किया करो। रियली आई एम टायर्ड, रियली आई एम टायर्ड ऑफ दैट। I understand. Fine. किंतु सॉरी, why am I drifting towards Bangla? I don't know. दो बंगाली साथ में बैठे हुए हैं ना, दो बंगाली साथ में बैठे हिंदी में इंटरव्यू चल रहा है, तो बंगाली तो निकल जाता है कभी कभी। Exactly. अच्छा, তো what I wanted to ask you was, জান কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন মানে একটা रेवलेशन করেছিল। जान ने एक रेवलेशन किया था बिग बॉस में, और उन्होंने कहा था कि आर.डी. बर्मन, वो जो आप शूट कर रहे थे एक फिल्म का, कुछ ना कहो शायद गाना था, अनिल कपूर और मनीषा कोइराला, 1942 लव स्टोरी। तो जान ने कहा कि आपने, मतलब आर.डी. बर्मन, मतलब बर्मन साहब ने आपको कहा कि कुछ भी बिना ना तो किसी से बात किए हुए, ना तो किसी से मतलब पूरी तरह से रेस्ट लेके आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आना है और आके रिकॉर्डिंग करके वापस जाना है। लेकिन या कुछ खा के नहीं आना था, या आप खा के आए थे और बर्मन साहब ने पकड़ लिया था कि आप तो ज़रूर मतलब कुछ खा के आए, या तो किसी से कुछ बात करके आए हैं, या ऐसा कुछ तो था, क्योंकि आपका गला बहुत ज़्यादा ये हो रहा था, मतलब थका हुआ सा लग रहा था उनको। तो आपको वापस उसी वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बोला गया कि नहीं, ये रिकॉर्डिंग बंद करो, अभी दूसरे जाओ, सो के दूसरे दिन आओ, रिकॉर्ड करो, और आपने वापस आके फिर वापस रिकॉर्ड किया। ऐसा कुछ हुआ था? कुछ ना कहो के लिए नहीं हुआ था, ये एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाने के लिए। अच्छा, ओके। एंड उसमें मैं शेप वगैरह नहीं करके गया था, एंड कपड़े शपड़े ढंग का नहीं था, थोड़ा सा हुचरा मुचरा था, क्योंकि पंचमदा बुलाया था, तो उस समय मैं दौड़ के गया, और मेरा हालत देख के उन्होंने उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने नेक्स्ट जो डेट दिया था, उस डेट पे उन्होंने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, कुछ ना कहो के बारे में क्या बोलूं? कुछ ना कहो के बारे में इतना बोल सकता हूं कि कुछ ना कहो इज रिहर्सल टेक, एक नई बात है। हाँ, रिहर्सल टेक, फाइनल एक जो था वो रिहर्सल टेक था। उन्होंने मेरे को बताया कि फिल्म सेंटर में उन्होंने मेरे को बताया कि सानू ये गाना तेरा गाना है, तू किस तरह से गाएगा मेरे को एक बार गा के सुना, उसके बाद मैं तेरे को बताऊंगा क्या क्या करना है। तेरा गाना तू किस तरह से गाएगा मेरे को एक बार गा के एक रिहर्सल दे। तो मैं रिहर्सल के तौर पे उस गाने को गाया, तो उन्होंने मेरे को अंदर बुला के बोला कि सी व्हाट यू हैव डन, आप तूने क्या गाया तू सुन ले। मैं बोला सर मैं तो रिहर्सल किया, मैं तो अभी गाऊंगा, अभी तो मैं हुआ अभी गाऊंगा। बोले नो 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 नो, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, दोबारा गाने की कोई जरूरत नहीं है, यही गाना मेरे को रखूंगा, यही गाना रखूंगा मैं, तूने जो गा दिया। तो ये एक वाकया था, एक टेक्निक था उनका, टेक्निक मतलब एक तरह से ही डिडंट वांट यू टू बी कॉन्शियस कि मतलब मैं जाके एकदम नहीं, क्योंकि उनका ये था कि एक सिंगर को जितना फ्रीडम दिया जाए, एक सिंगर को कितना फ्री कर दिया जाए कि वो कुछ क्रिएट करे। तो उन्होंने मेरे को ये कुछ ना कहो गाने के लिए उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बोला, बोला ये गाना तेरा गाना है, समझ लीजिए रोमांटिक सिचुएशन है दोनों का, तू किस तरह से गाते, अगर तू म्यूजिक डायरेक्टर होता, तू अगर इस गाने को गाते या तू किस तरह से गाते, वो मेरे को गा के सुना पहले, उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। तो मैं तो बड़ा खुशी खुशी गया, मैं बोला चलो थोड़ा सा फील वगैरह डाल के थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए,
तो रिहर्सल में बहुत जबरदस्त है, क्योंकि रिहर्सल में क्या होता है, जब रिहर्सल होता है तब डर नहीं होता है कि अब रिकॉर्ड ऑन हुआ तो डर होता है। जब रिहर्सल हो रहा था तो मैं बिंदास गा गया एकदम। तो गाने के बाद उन्होंने मेरे को अंदर बुला के बोलता है, सुन क्या गाया। तो मैंने बोला गाया मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिया क्या? बोलता हाँ हाँ रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि मैं बोला नहीं, मैं तो अभी गाया नहीं, मैं तो रिहर्सल किया जस्ट, अभी तो गाऊंगा मैं और अच्छी तरह से गाऊं। अरे नो 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 नो, और सब हाँ बातें बांग्ला सब में हो বাংলা रहा বাংলা में हो रहा था। अरे नो 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 नो, আমার যেটা দরকার ছিল আমি পেয়ে গেছি, आई गॉट इट। सो दोबारा तेरे को रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत मेरे को माथा चुमा, मेरे को बहुत प्यार आशीर्वाद दिया। अच्छा, वन थिंग आईड लाइक टू नो शानुदा, बर्मन साहब, मतलब पंचम दा फाइनल स्टेज है, What हिंदी actually हिंदी happened? I mean, the fact हिंदी that हिंदी you हिंदी नॉट रियली हाँ, ओके। पंचम दा का फाइनल जो स्टेज था, उस वक्त एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ था? ये कुछ ये जो फिल्म है 1942 लव स्टोरी, ये उनका आखिरी फिल्म बन के कैसे रह गया? क्योंकि उसके बाद तो काफ़ी वक्त था उनके पास। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड? उसके पहले भी उनको काफ़ी फिल्म्स मिल नहीं रही थी, तो हुआ क्या था? पंचम दा 1942 लव स्टोरी का रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद बीमार पड़ गए थे, एंड उसके बाद उनका हाँ अच्छा, रिलीज होने से पहले वो देहांत हो गया उनका। एंड हार्ट अटैक से, फिल्म का रिलीज होने से हार्ट अटैक पहले से। ही। एंड ये बहुत ही दुख वाली बात है कि वो अगर जिंदा रहते तो देख के जाते कि उनके गाने, उनके फिल्म कितना सुपर सक्सेस हुआ था। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड आज भी एग्जैक्टली, मेरे को ये गाना गाना पड़ता है। आज भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। शानु, तो व्हाट डू यू हैव टू से? तुम्हारा टेक क्या है ऑन ऑन रीमिक्स? बहुत सारे तुम्हारे भी ऐसे गाने हैं जो अभी तक रीमिक्स हुए हैं, मेरे हिसाब से वो गानों का कोट एंड कोट ड्रेप करना हुआ, पर फिर भी व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज योर टेक ऑन ऑन रीमिक्स? ओरिजिनल को वापस से वो ढिंचक ढिंचक बीट्स डाल के, पहले हुआ करता था झंकार बीट्स, और अभी तो कुछ और ही बीट्स हो गया। रिमिक्स, आई डोंट थिंक रिमिक्स इज बैड थिंग। रिमिक्स के जरिए हमारे फायदा भी बहुत होता है कि जो गाने आज के जनरेशन सुना नहीं, वो गाना वो सुनते हैं उनके चाहते सिंगर्स के मुंह से, एंड उनको पता चलता है कि ये गाना ओरिजिनली किसका था। तो ये एक प्लस पॉइंट है पुराने गाने में। पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता ओरिजिनल शुड या नॉट बी टच्ड? मतलब अगर वही एक पॉइंट पे आ रहा सॉन्ग, हूँ। मेरा ऑब्जेक्शन उस जगह पे है अगर उस गाने को कोई छेड़छाड़ ना करे। गाने में अगर गाने का गाना जैसा है, उसका लिरिकली, उसका म्यूजिकली, उसका कंपोजिशन जैसा है, उसको उसको रख के अगर कोई उसको रिमिक्स करता है, उसका थोड़ा पेपी नंबर कर देता है या रिदम चेंज करके उसका मॉड्यूल कर देता है, तो टेम्पो चेंज करके, टेम्पो चेंज नहीं होता है, टेम्पो वही अच्छा, रहता है, बट उसका पैटर्न चेंज होता है। जो ओके, टेम्पो का पैटर्न है अच्छा, ना, उस रिदम का जो पैटर्न है, उस पैटर्न को चेंज करके उसको अलग से बीट डाल के उसको थोड़ा सा और आज के जमाने के साथ मेल के चले ऐसा बना देते हैं। तो आई थिंक दिस इज नॉट बैड थिंग कि ठीक है, आज के जमाने के साथ चलने के लिए उस सब गाने के लिए, जैसे कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना हो, या हाँ और भी हाँ बहुत अच्छे हाँ, आपको बनाने की कसम, कितने गाने, सब गाने मेरा रिमिक्स हुआ। तो वो लोगों ने गाने को रखा, एंड एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तो गाने को लोगों ने रखा, एंड आफ्टर दैट वो उसको उसका अरेंजमेंट जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अरे शानुदा, देर इज़ वन सॉन्ग, एक गाना है जो आई रियली विश कि कभी रिमिक्स ना हो, साजन फिल्म का मेरा दिल भी कितना पागल है। आई लव दैट सॉन्ग, आई सीरियसली लव दैट सॉन्ग। शानुदा, प्लीज 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 सिंग दैट सॉन्ग, बट 2 लाइन्स ही गाओ बस, प्लीज गा दो, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो गाना था ऐसा, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ये गाने जा रहा हूँ, मेरा गला में कुछ भी हो रहा है इसी गाने में कुछ भी हो रहा है, तो अभी इस गाने को रहने दो। ओके 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 ओके, श्योर श्योर श्योर। ये गाना लेते अच्छा, कुछ भी आ तो
लेकिन मेरे गाने में क्यों याद है। क्या बोल रहे हो? ओके ओके। अच्छा शानुदा, यू गॉट टू टेल मी कि उस वक्त और वो जो ज़माना था और ये जो ज़माना है, दोनों को अगर देखा जाए तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए हैं, और जो नए लोग हैं उनको लेके आके गाना गवाना, और उनको क्या क्या हिदायत दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या होना चाहिए, किस तरह का बदलाव आया हुआ है इंडस्ट्री में? रिकॉर्डिंग में बदलाव तो डेफिनेटली आया हुआ है, म्यूजिक में भी बदलाव आया हुआ है। हमको जमाने के साथ चलना है, ऐसा नहीं कि हम पीछे अटक रह जाए, है ना। तो चेंजेस बिल्कुल जो बिल्कुल हुआ सही बात। वो मेरे ख्याल में, जैसे कि ट्रैक फैसिलिटीज हुआ, हम लोगों ने क्या 100 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाते थे एंड दैट इज वेरी रिस्की, कि एक बार कोई मिस्टेक हुआ तो 100 म्यूजिशियन मेरी तरफ देखते थे, मिस्टेक हुआ तो फिर हाँ टेक करो, फिर शुरू से सब रिकॉर्ड करो। तो इट हैड टू बिगिन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हाँ, एक बार गलती हो गया तो वापस चालू करो। वापिस शुरू से होगा, क्योंकि ट्रैक फैसिलिटीज नहीं था ना। तो अभी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैक फैसिलिटीज हो गया, मॉडर्न सिंगिंग, मॉडर्न म्यूजिक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो उसमें क्या ट्रैक फैसिलिटीज बहुत हो गया, तो हम टुकड़े टुकड़े में भी गा सकते हैं। अगर डुएट गाना हो तो मैं अपना पोर्शन गा के गया, फीमेल अपना पोर्शन अलग से गा रहा है। हाँ, कोई कभी एक जगह पे गलत हो गया तो उसको दोबारा डब कर सकते हैं। तो ये सब जो फैसिलिटीज है, आई थिंक पिछले जमाने के साथ इस जमाने का डिफरेंसेस तो ये हुआ, सबसे बड़ी बात है, इसका तो प्लस पॉइंट है ये। एंड व्हाट इज द माइनस पॉइंट, कि दोज हु आर नॉट सिंगर दे बिकम सिंगर बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। ऑटो ट्यूनर का कमाल। हाँ, तो ये एक खराब चीज हुआ। बट आई थिंक के पुराने जमाने में एक चीज होता था, कि पुराने जमाने क्यों बोला, हम 90s में ही बोले ना, 10 गाना होता था, एग्जैक्टली 10 गाना होता था, उसमें 8 9 गाना अच्छा बनता था। आज 10 गाना कोई फिल्म में होगा तो उसमें से एक गाना अच्छा बनता है या 2 गाना अच्छा बनता है, लेस क्वांटिटी। तो म्यूजिक को क्रिएट के बजाय एडॉप्ट करना अभी बहुत ज्यादा हो गया। पहले म्यूजिक क्रिएट होता था, अभी म्यूजिक एडॉप्ट होता है। ये बात अचानक से, ये बात आपने किया और मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने आशा भोसले जी से भी बात किया, आशा जी से बात करते वक्त उनसे मैंने सेम सवाल पूछा था, और उन्होंने भी यही कहा था उस वक्त म्यूज़िक जो था। और हाँ, ये जो आपने कहा कि वो एक साथ पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था और फिर पड़ता था। शी सेड द सेम थिंग, उन्होंने भी सेम चीज बोला। उन्होंने कहा उस वक्त गाते वक्त ताकत लगती थी, उस वक्त गाते वक्त सोच लगता था, एक मतलब एक पूरा अटेंशन देना पड़ता था। कहीं मेरे मुर्किया जो है वो कहीं ज्यादा ना हो जाए या कुछ कम ना हो जाए। म्यूजिक के साथ, टेम्पो के साथ बना हुआ रहना चाहिए, कहाँ पर पॉज करना है, गाना पड़ता था। और ये अभी फिलहाल चेंज हो गया है, ऑटो ट्यूनर आ गया। सेम चीज उन्होंने बोला, व्हाटएवर यू सेड एग्जैक्टली, तो मेरा दिमाग वहीं पे चला गया। अच्छा। और उन्होंने एक और बात कहा था, उन्होंने कहा था कि आजकल मतलब तभी म्यूजिक दिल से बनता था और अभी वो इस पे बनता है, कंप्यूटर पे बनता है। तो मैं this is what she told me. मैं खाली ये बोलता हूँ उस समय क्रिएट होता था, आज एडॉप्ट हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शानुदा, यू गॉट टू टेक मी बैक टू योर वेरी बिगिनिंग्स। मतलब इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत कैसी हुई थी, क्या करते थे आप इंडस्ट्री में जाने से पहले, और किस तरह से आप आपका जो स्ट्रगल फेस था वो भी लोगों को पता चलना चाहिए। बहुत जनों को, हमारे मतलब जनरेशन के लोगों को, बहुत जनों को पता नहीं है। मैं अपने दोनों बेटियों को यही बोलता हूँ कि तुम लोग स्ट्रगल कर रहे हो, वो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हॉलीवुड में कोई कुमार सानू को नहीं जानता है। सो जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं, आज जितना भी गाना, जितना भी छोटा सा नाम किया, जितना भी उनका फैन फॉलोइंग है, सब कुछ उन लोगों का खुद का अर्निंग है। इसलिए पहले ही मैं शैनन को बोला था कि शैनन, तेरे नाम के पीछे कुमार सानू नहीं लगाना। तो मेरा बात सुने, तो मेरे को अच्छा लगता है कि बच्चे जब बात सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने शैनन के रखा। तो मैंने स्ट्रगल किया, ये लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। मैंने स्ट्रगल किया, मैंने होटलों में गाया करते थे, रेस्टोरेंट में गाया करते थे, बट मेरा टारगेट था कि उनमें से जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं क्या कैसेट बना के, प्रोमो कैसेट बना के, मेरा गाना गाया हुआ कैसेट बना के
उस कैसेट को म्यूजिक डायरेक्टर को सुनाएंगे। तो इस तरह से ही चलता गया। उसी समय वो जो प्रोमो कर रहा था, जब वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसी जगह पे जगजीत सिंह जी आए, और जगजीत सिंह जी आके उन्होंने आके सुना, कौन लड़का गा रहा है, बोले वो कलकत्ता से आया हुआ है, एक सानू भट्टाचार्य जी करके एक लड़का आया हुआ है, तो वो गा रहा है। बोला अच्छा वॉइस है, उनको मिला मेरे से। तो मैं अंदर आया तो देखा जगजीत सिंह, मैं तो होटल में गाते थे उनके गाना, गजल वजल गाते थे। तो मैं उनका पैर छुआ, बोलते तुम एक काम करो, कल आ जाओ, कल तुमको मैं मेरे घर में आ जाओ। बोला एड्रेस वगैरह दिया, मैं दिखा दिया। मैं उनके घर में गया और उनके घर में जाके गाना सीखा। उन्होंने गाड़ी में बिठा के लेके जाके फेमस ताबियों में मेरे को रिकॉर्ड कराया पहला गाना। वो फिल्म था आंधियां करके, एक फिल्म था जो रिलीज नहीं हुई। रिलीज नहीं हो, शत्रुघ्न सिन्हा और स्मिता पात्री जी हीरोइन थे। तो वो गाना जगजीत सिंह जी का म्यूजिक डायरेक्शन में था, वो मेरा पहला गाना था। उन्होंने मेरे को साथ में लेके कलांजी भाई आनंद जी से मिलाया। कलांजी भाई आनंद जी से जब मिले तो कलांजी भाई सुने, उन्होंने मेरे को पहले उनका शो में रख लिया था। फिर किशोर दा का डेथ हुए, एंड उसके बाद अमिताभ जी को भी एक वॉइस चाहिए था, तो इन्होंने मेरे को कुछ बोले बगैर अमिताभ जी को मेरा गाया हुआ गाना सुना दिया। अमिताभ जी वहाँ से बोला, अमिताभ जी यूएसए में शूटिंग कर रहा था, तो अमिताभ जी वहाँ से बोले कि इस लड़के को मेरे पिक्चर के सारे गाने गाओ। बस पिक्चर तो जादूगर फिल्म था, एंड गाने तो हिट इतना नहीं हुए थे, पिक्चर भी इतना चला नहीं था, लेकिन एक बात तो तय हो गया था कि कोई नया सिंगर आया जो अमिताभ जी के लिए प्लेबैक किया। That was the starting point. Shanuda, there is a very famous kissa about you singing a song about Kishore Kumar when Kishore Kumar died. किशोर कुमार के मरने के बाद, आई थिंक मैं नाम भूल जा रहा हूँ, क्या था वो, জীবন নিয়ে কিশোর কুমার কি এক কিশোর তুমি আমার নাম শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, বেঙ্গলি গানা। আমার শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, एग्जैक्टली। बाप रे बाप, वही गाना था जो मतलब everybody, this is what my mother told me, everybody listened to the radio and they were thinking, what, I mean, is Kishore Kumar singing this song? Is Kishore Kumar singing the song by himself? Something of that sort happened. So tell me about the song. And that was the highest selling cassette in Bengal. Yes, history. Exactly. Actually किशोर दा के डेथ के बाद ना एक बाबुल विश्वास, बाबुल दा हमारा जो म्यूजिक डायरेक्टर था ना, बाबुल बोस म्यूजिक डायरेक्टर थे। बाबुल बोस जी ने ये गाना बनाया और पुलकदा ने लिखा। तो उन्होंने मेरे को, पुलकदा ने लिखा या किसी ने, पता नहीं, राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है, मे भी पुलकदा के साथ उसके बाद मैंने बहुत काम किए। तो बाबुलदा ने वो गाना बना के बोला कि किशोर दा के जैसा, तब मेरा टी सीरीज का सारा गाना मार्केट में चल रहा था, किशोर दा के जैसा आवाज वाला। तो मैं किशोर दा का सारा गाना गा दिया था ना, फ्रॉम टी सीरीज, गुलशन कुमार जी के। तो बाबुलदा ने मेरे को बोला कि वो कुमार सानू भट्टाचार्य से गवाता हूँ। तो दैट टाइम किशोर दा के डेथ के बाद वही गाना जो ट्रिब्यूट किया था मैंने किशोर दा को, किस तरह से आया, कैसा लगा आप लोगों को तो आप लोगों को मालूम है। मेरे को गाते हुए बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था कि जिस इंसान को मैं फॉलो करके इस इंडस्ट्री में आए, उनको मैं ट्रिब्यूट दे पाया एक गाने के जरिए। वो अमेजिंग, एक फीलिंग, अलग ही फीलिंग था, इसलिए गाने में भी अलग फीलिंग्स आया। तो भी है बिल्कुल। शानुदा, इतने दिन आपके इंडस्ट्री में हो गए और एक फेज़ आया था, वो बहुत ही वाहियात, मैं तो कहूँगा बहुत ही ख़राब किस्म का फेज़ था, जब व्हेन यू वर डायग्नोज्ड विद a bad ailment in your throat. What was that phase like and how did you overcome that? I think this is rumor. कुछ एक rumor, अच्छा, ओके, अच्छा रूमर, ये एक रूमर था। मेरा दोस्त कॉलीग लोग जो है, कुछ लोग है जो हमको इंडस्ट्री में नहीं चाहते हैं, ऐसे तो बहुत है मेरा। ओके। तो वो लोगों ने इस अफवाह को फैलाया था, उन्होंने कि सानू जी के गले में कैंसर हो गया। अच्छा, आपको मालूम होगा, ये बात फैला था।
कहने जो ये सानू जी तो रूमर है, आप अच्छा ओके, हाँ ये रूमर है। हाँ र्यूमर है, क्योंकि ना तो कोई कैंसर हुआ ना तो कोई कुछ ऐसा ऐसा हम्म, दूसरे लोग ये गाना पाने के लिए, ऐसा बोला जा रहा था। हाँ नहीं, लेकिन राइट। दूसरे लोग गाना पाने के लिए इस तरह की बातें फैलाया था। देयर वाज तो डिड दैट अफेक्ट यू? मतलब उसका क्या इफेक्ट रहा, उसका क्या मतलब इश्यूज आपको फेस करने पड़े? नहीं, कुछ गाने मेरा चला गया था उस समय, कुछ गाने दूसरे के पास चला गया था, एंड मैं अच्छा। नाम लेना नहीं चाहूंगा उन सब लोगों का। कुछ गाने मेरा चला गया था, क्योंकि जब जाके कोई बोलता है कि भाई सानू जी तो और गा नहीं पाएंगे क्योंकि उनका कैंसर हो गया गले में, तो ऊपर वाले की दया से मेरे को ऐसा कुछ हुआ नहीं, जी। ना कभी होगा इन फ्यूचर, मेरे को लगता नहीं कि कभी होगा करके। अभी 64 years आई एम रनिंग, सो स्टिल आई एम सिंगिंग, आई एम नॉट सिंगिंग, ऐसा कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली। हाँ, अभी भी मेरा गाना रिलीज हुआ कुछ दिन पहले, आज आज भी मेरे को एक गाना रिकॉर्डिंग के आया, वो साउथ साउथ का एक गाना आया, मलयालम फिल्म का हिंदी गाना, ओके। मलयालम फिल्म का हिंदी अच्छा, गाना, मलयालम फिल्म हिंदी। हिंदी गाना जो सिचुएशन में उनको गाना चाहिए, तो दे हैव सेंड मी द ट्रैक, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड ओवर हियर, मेरे को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है and उसको भेज देना है वी ट्रांसफर से, तो जो भी है। अच्छा, माने तो, घर पे रिकॉर्ड करके भेजना, ना ना ना, यहाँ के यूएसए में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में? हाँ रिकॉर्डिंग स्टूडियो सनन जहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं वहाँ भी रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग करके अच्छा इनको वी ट्रांसफर में फिर भेज दूंगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। गाना तो आज भी गा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि गाना नहीं गा रहा हूँ। कलकत्ता में जाता हूँ तो फिर तो मतलब दिन में 4-4 5-5 गाना रोज गाना पड़ता था, अभी क्योंकि वहां सब वेट करके रहता है कि कब समझी आएगा और मैं हम लोग पकड़ लेंगे, तो दैट इज गाना तो हम नहीं चाहते हैं कि गाना मेरा पीछा छोड़े, मैं जितना दिन जीऊँ तो गाते। एंड वी ऑल्सो होप कि गाना आपका पीछे कभी ना छोड़े, ताकि आपकी मधुर आवाज जो है हमारे कानों तक हमेशा पहुंचता रहे। आई हैव माय फिंगर्स क्रॉस्ड व्हेन आई एम सेइंग दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरा गला थोड़ा सा खुजली वुजली कम हो गया, अगर आप कुछ सुनना चाहते हो तो मैं सुना तो सकता हूँ। अच्छा प्लीज प्लीज, तो मेरा दिल भी कितना पागल है। अरे वही गाना, अरे आई उसमें लव बात दैट करते सॉन्ग, हैं, आई लव दैट वो गाना सॉन्ग। मैं गाऊंगा तो फिर से मेरे गले में खुजली शुरू हो जाएगा। ओके ओके ओके, आप तो आपका जो भी मैं चॉइस हो, जैसा जैसा आप जो जैसा भी मैं गाना सुनाना चाहें। जैसा तो मैं एक गाना बहुत पसंद करता था, मेरा फैंस के लिए मैंने ये गाना गाता था हमेशा कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से कहते हो बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते रहते हो। वाह, लवली। Shanuda, Nadeem Shravan, you sang this song and I was remembered of, I mean, I was reminded of Nadeem Shravan. उनके साथ क्या रहा? उनके साथ बहुत सारे हिट्स थे and they still, on those hits, they are still, I mean, ardently admired and they are listened to even to this very day. तो उनके साथ किस तरह का रपो था, किस तरह का आपका रिलेशनशिप था, किस तरह से आपको गाना मतलब देते थे, आप किस तरह से समझते थे? जैसे कि अनु मलिक हो, जतिन ललित हो, बपीदा हो, हाँ, और भी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, साथ में नादीम श्रवण जी तो स्पेशली। एंड हाँ, क्या होता है कि हर एक का विश्वास को जीतना, ये होता है सिंगर का पहला काम, हर एक का विश्वास को जीतना। विश्वास को अगर आप जीत पाते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करना शुरू करते हैं कि भाई मैं अगर गाना बनाया तो सानू आके बराबर गा के जाएगा, जो मैं चाहता हूँ वो करके जाएगा। ये जो फेथ एक सिंगर में, तो नादीम जी का सबका ही था, लेकिन नादीम जी का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फेथ था कि मैं कोई गाना बनाता हूँ तो सानू विल सिंग एंड सानू देखना इसका जस्टिफाई करेगा। तो ये एक रैपो आप कह सकते हो, एक रैपो बन जाता है, एक दोस्ती, खूबसूरत एक संपर्क बन जाता है, खूबसूरत ट्यूनिंग हो जाता है। म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर हमारे साथ ऐसा ही था। एंड श्रवण जी तो आज भी हमारे साथ मुलाकात होते हैं, श्रवण जी का रहता है, श्रवण जी के साथ मुलाकात होते रहते हैं।
बट क्या है कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर को एक फेथ होना बहुत जरूरी है सिंगर्स के ऊपर, कि सिंगर अगर बिल्कुल हाँ उनका फेथ को खड़े उतरे उसके ऊपर, जो गाना वो बना के देता है उस गाने को चार चांद लगा के देने वाले सिंगर, उनको एक फेथ होता है। तो अनु मलिक से लेके सारे जो सिंगर्स, सारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है, दे आर ऑल गॉड टू मी। बट नदीम जी के साथ शुरू हुआ था, बिल्कुल तो नदीम जी से पहले भी अनु मलिक का गाना मैं गा चुका था, बट उस समय इतना हिट नहीं हुआ था। वर्दी फिल्म का गाना, वर्दी तेरी हिफाजत मेरी हिफाजत करती है वर्दी। तो उसके बाद उससे पहले मैं राजेश रोशन जी का गाना गाया था, अच्छा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ यस जाए। यस यस उससे यस पहले यस राइट। हाँ, उससे पहले वो गाना शायद उस मैं वक्त बाबुल बोस नज्जुम फिल्म का गाना था, विनोद खन्ना या वाज द लीड। हाँ, तो वो गाना, ये गाना शायद उस वक्त उतना फेमस नहीं हुआ था, उसके बाद जाके बहुत बाद ज्यादा आशिकी के बाद वो गाना हिट फेमस हुआ। एंड उससे पहले और एक गाना बहुत, दो गाना बहुत हिट हुआ था उसमें, तेरे हम ऐसा नम एक गाना था, तेरे हम ऐसा नम प्यार में वादा रहा। तो ये गाना बहुत हिट हुआ था। गुलशन कुमार जी जिन्होंने मेरे को ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया था आशिकी का, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है, जिनके वजह से मैं जो कुछ भी हूँ उनके वजह से हूँ। डेफिनेटली गुलशन कुमार इज अ बिग, यू कैन से वन ऑफ द गॉडफादर। I get that. अच्छा, इन द करंट क्रॉप ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स, अभी फिलहाल जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सबके आपके हिसाब से सबसे बेहतर काम कौन कर रहा है? और सेंसिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए, म्यूजिक की सेंसिबिलिटी सेंसिबिलिटी के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा कौन भाता है? सेंसिबिलिटी के साथ देखिए, जैसा शंकर महादेवन जी इज अ क्लासिक म्यूजिक डायरेक्टर, जैसा मिशेल शेखर आल्सो इज अ वेरी गुड क्लासिक म्यूजिक कंपोजर। बाकी लोग तो हैं, प्रीतम जी है, फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, अजय अतुल इज अ फैंटास्टिक म्यूजिक, अरे अजय अतुल ऑब्वियसली फैंटास्टिक म्यूजिक कंपोजर। तो इस तरह से अभी नए नए लड़के और भी आ रहे हैं, तो आई थिंक दे आर वेरी टैलेंटेड। बट जब तक हमारे यहाँ पे जब तक फ्रीडम नहीं दिया जाएगा एक म्यूजिक डायरेक्टर को काम करने के लिए, तब तक वो क्रिएटिविटी निकल के बाहर नहीं आएगा। ये तो 100% है। तो हर एक को फ्रीडम चाहिए होता है, अगर फ्रीडम दे दिया जाए तो दे विल स्कोर फैंटास्टिक। आई थिंक आज अगर पूरे पिक्चर में एक गाना अच्छा बन रहा है, तो पूरे पिक्चर में सारे गाने अच्छे मिलेंगे हम लोगों को। एग्जैक्टली तो दैट इज आई थिंक वी नीड दैट। एब्सोल्युटली। इसी बात से मुझे एक और बात याद आया, इसी बात की रिलेशन से सोनू निगम ने बीच में बहुत बड़ा खुलासा किया था अबाउट द म्यूज़िक इंडस्ट्री की। चंद म्यूज़िक लेबल्स है जो पकड़ के बैठे हुए हैं इंडस्ट्री को, और मतलब जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स, मतलब जो सिंगर्स है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकते, उनको जो जितना उनको मिलना चाहिए, जैसा मौका मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलता है। ये सारी बातें जो है, ये सारे मतलब असलियत जो है वो सामने लेके आए थे। आपको इस मतलब इससे क्या, व्हाट डू यू हैव टू से, व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये फेस हम लोगों को नहीं करना पड़ा, ये हम लोगों ने फेस नहीं किया कभी। अच्छा कि कोई ग्रुपिंग हो या म्यूजिक कंपनीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो, या कोई किसी के ऊपर दबाव डालना, किसी के ऊपर ये करना, ये हम लोगों ने फेस नहीं किया। सोनू ने डेफिनेटली फेस किया होगा, तो सोनू ने ये बात बोला। आई थिंक देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन आवर इंडस्ट्री, कि सोनू काफी हद तक सही भी है, समथिंग इज गोइंग ऑन, क्योंकि कुछ लॉबी काइंड ऑफ थिंग इज बना हुआ है, एंड म्यूजिक कंपनीज definitely they are deciding everything, who will be the singer and who will be the composer, who will be they are deciding. तो आई थिंक भाई जिसका पैसा है वो ही खेल सकता है ये सब चीज लेके, तो इसमें हमको हमारा मतलब एक्सपीरियंस इतना नहीं है, क्योंकि हमने ये सब चीज देखा नहीं ज्यादा। Okay, all right. Final question to you, Shanuda. Since time is not left with you, time is not left with me. So, for the final question is, what are your, I mean, firstly, no, final question is, second last question rather. जल्दी कॉर्नर, ये
कोरोना के काल में किस तरह से आपका बीता, मतलब जिंदगी बीती, किस तरह से क्या क्या नई चीजें सीखने को मिली, या कुछ खराब अच्छा जो भी हुआ, कैसा था? कोरोना के समय में मैंने एक चीज मार्क किया कि एक डर, खास करके मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एकदम बॉम्बे में अकेला था, मैं मेरा परिवार के साथ नहीं था, अभी परिवार के साथ मिला, यहाँ पे आया, यूएसए में हूँ, एंड टेक गुड केयर ऑफ मी, ऑल माय फैमिली मेंबर्स, एंड जो भी है कि वहाँ पे ना एक अलग सा, मैं तो उसको पॉजिटिवली लेता था, हम 50 सारे काम उल्टा और बहुत सारे काम वाम करके अपने आप को बिजी रखते थे, पॉजिटिवली लेता था, बट कहीं ना कहीं जाके एक डर लगता था कि 60+ लोगों को ज्यादा करके अटैक होता है इसमें। तो जब मुझे कोरोना हुआ तो ये बहुत डर वाली बात हो गई थी, एंड दे वर, मेरा यहाँ पे यूएसए में जो फैमिली हमारे बैठे हुए हैं, ये लोग बार बार वीडियो कॉल में सुबह से लेकर रात तक, तो एक अकेलापन महसूस होता था, एक डर लगता था कि हम किसी लोग को अगर बुलाए भी तो आ नहीं सकते, हम किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते। हाँ, हमारे रोज जिंदगी का जो खाना पीना जो चीजें हैं वो आके दुकान वाला देखे जाते थे, बट नोबडी, अभी क्या सब लोग अपने अपने इसमें था, तो एक सीख उसमें मिला कि अपना सिक्योरिटी ना खुद को एलिमेंट करना चाहिए, एंड अपना जो सावधानी है, एंड अपना जो किस तरह से आप लाइफ लीड करोगे, उसका टोटल थिंग आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, एंड यू हैव टू हैंडल योरसेल्फ बाय योरसेल्फ। सो मेरे को लगता है कि इसमें से सीख ये मिला कि हमको साफ सफाई की जरूरत है और बहुत स्वच्छता की बहुत जरूरत है, जो चीज हम लोग पहले एकदम ही नहीं करते थे। हम कहीं भी खड़े होके खा जाते थे, कहीं भी कुछ भी खा लेते थे, हाथ बिना धुए, हाथ मिला, तो ये सब चीजें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला, जो फॉरेन कंट्री में ऑलरेडी वो लोग पार करके गया ये सब चीजें। अभी वो लोग भी ऐसे डूबे हुए हैं कि उनको इधर भी ज्यादा हो गया कोरोना। वॉट एवर इट इज, हमारे उधर बहुत कुछ सीखने को मिला उसमें, कुछ नए नए खाना भी मैंने बनाना सीखा, जिस समय मेरा कोरोना हुआ नहीं था, उस समय की बात कर रहा हूँ। कोरोना हो जाने के बाद तो मैं टोटली एकदम 1 महीना टोटली डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा, क्योंकि शान ये लोग 24 घंटा फोन पे, घर वाले लोग, हमारे मिसेस और दोनों बच्चे अमेरिका से रेगुलर वीडियो कॉल में हमारे ख्याल रखते थे, सुबह से लेकर रात तक वो लोग देखते थे क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो वट एवर इट इज, फिर भी एक अकेलापन का एहसास बहुत सताते हैं उस समय, अगर साथ में कोई हो तो बड़ा अच्छा लगता है। सीख कुछ मिलता कि आपने आपको किस तरह से फिट रखना है, आपने आपको किस तरह से, मैं रेगुलर एक्सरसाइज करना सीखा उस पेंडेमिक टाइम से, आपने आपको फिट रखना बहुत जरूरी है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज करना, रेगुलर खाना, जो उल्टा पाल्टा खाते थे अभी उसमें थोड़ा कंट्रोल आ गया कि हम ज्यादा नहीं खाते हैं, हमारा वेट को हमने 12 किलो 14 किलो कम किया। तो इस तरह से बहुत कुछ सीख मिला उस पेंडेमिक टाइम में। तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग फॉर मी, पॉजिटिवली मैं कहूँगा कि कुछ खराब सी साइड तो था ही, आज भी है, लेकिन कुछ अच्छा साइड भी इसका उठ के सामने आया। Great, great. Shanadav, my final question to you is, firstly, जब आप कोलकाता जाते हैं, कोलकाता जाने के बाद जिस तरह का माहौल होता है एज अपोज टू जब आप बॉम्बे में होते हैं, उसका डिफरेंस क्या है दोनों के माहौल में, प्रोफेशनली, पर्सनली? और उसके साथ साथ जो एक और सवाल है जो मैं क्लब करना चाहूँगा, ये शैनन का जो रन गाना है, इसके बाद आप किस तरह से देख रहे हैं, हाउ हर करियर इज गोइंग टू शेप अप? डू यू हैव एनीथिंग इन माइंड? व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्चुअली लुकिंग फॉर? एक्चुअली शी इज स्ट्रगलिंग, दे आर स्ट्रगलिंग, तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग, बहुत सोच समझ के पढ़ाई के, और पढ़ाई के साथ पढ़ाई लिखाई भी चल रहा है साथ साथ में, डूइंग कॉलेज एंड एवरीथिंग, एंड साथ साथ में सिंगिंग का भी एक साइड में ये चल रहा है। तो स्ट्रगल कर रहा है, जो कुछ भी बनने का कोशिश कर रहा है कुछ। अभी इनके उम्र में तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि जैसा कि ब्लूम, क्या मैगजीन का नाम क्या है, हाँ, बिलबोर्ड, और एक
अच्छा, ओ बिलबोर्ड, एग्जैक्टली रोलिंग स्टोन, बिलबोर्ड एंड रोलिंग स्टोन जैसे हैं। अच्छा, ओके बिलबोर्ड ओके एंड ओके रोलिंग ओके, स्टोन मैगजीन, जैसे रोलिंग मैगजीन स्टोन में मैगजीन। इन लोगों का 3-3 बार इंटरव्यू आया, फोटोज आया, तो दैट इज देयर अचीवमेंट। आई थिंक वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। समडे आप सुनेंगे शायद शैलन के का एक बड़ा गाना मिल गया आपको सुनने को। आई एब्सोल्युटली होप एब्सोल्युटली, दैट मेरा मेरा लुकिंग देखो फॉरवर्ड। मेरा जान के प्रति भी मेरा उतना ही आशीर्वाद है, उतना ही प्यार है। मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वो एक बड़े सिंगर बन के उभर के आए। मेरा ब्लेसिंग्स हमेशा से रहेगा, शुरू में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और जो और एक सवाल मैंने किया था, द फैक्ट दैट यू नो व्हेन यू गो बैक टू ओह कोलकाता, हाँ, कोलकाता में किस तरह का कोलकाता का देखो प्रोफेशनल और पर्सनल और हाँ, एज कोलकाता अपोज टू बॉम्बे? का डेफिनेटली मैं 24 साल वहाँ पे बिताया एंड बचपन से जो देखा मैंने वहाँ पे ना एक अपनापन बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत ओपन है वहाँ के जो समाज है, सोसाइटी है, दे आर वेरी ओपन एंड एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, गॉसिप करना, चर्चा करना, ये सब चीजें अभी भी है वहाँ पे। बॉम्बे का प्रोफेशनलिज्म एंड कैलकाटा का प्रोफेशनलिज्म, ये दोनों में हेल एंड हेवन डिफरेंस। बॉम्बे इज मोर प्रोफेशनल देन कैलकाटा, बिकॉज बॉम्बे इतना बड़ा इंडस्ट्री बना हुआ है, बॉलीवुड इंडस्ट्री बना हुआ है एंड उसका प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा, उनका साउंड बोलिए, सब कुछ बोलिए, हम म्यूजिकली बोल रहे हैं। कैलकाटा में दोस्ती यारी सब कुछ है आज भी, बट कैलकाटा में प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा अभी भी कम है। जैसे कि यहाँ पे हम बॉम्बे में हम लोग टाइम मेंटेन करते हैं, कोई भी टाइम पे टाइम दो तो एकदम टाइम में। कैलकाटा में टाइम मेंटेन कोई नहीं करता। ये मैं बदनाम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे जन्मा, मेरा मेरा प्यार तो कैलकाटा के लिए सबसे पहले रहेंगे, लेकिन कोलकाता के लिए तो रहेगा ही। लेकिन क्या है कि बॉम्बे में आके मैंने देखा प्रोफेशनलिज्म एंड पंक्चुअलिटी, ये सब चीज बॉम्बे में कूट कूट के भरा हुआ है। और आपको फिल्म इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको नाम करने के लिए या जगह बनाने के लिए प्रोफेशनलिज्म एंड पंक्चुअलिटी, ये दो चीज की बहुत जरूरत है, साथ में टैलेंट। विदाउट टैलेंट यू कैन डू एनीथिंग ओवर हियर। तो कैलकाटा इज डिफरेंट अबाउट फूड, नो कंपैरिजन। कैलकाटा का फूड नो कंपैरिजन, कोलकाता का फूड कोई दुनिया में किसी के साथ कंपेयर नहीं हो सकता है कि इतना स्वादिष्ट, इतना सस्ता, इतना सस्ता, कोई भी गरीब लोग वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। एंड कलकत्ता में हम बोलेंगे अभी तो कलकत्ता का बहुत सारा बेटरमेंट हो गया, और मैंने कलकत्ता जितना जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छा रोड्स वगैरह एंड काफी काम हुआ, काफी फ्लाईओवर्स बने, काफी बेटरमेंट हुआ एंड अच्छा लगता है। जो कोलकाता का जब कुछ भी अच्छा होता है तो अच्छा लगता है। साथ साथ में महाराष्ट्र मेरे लिए एवरीथिंग, महाराष्ट्र मेरे लिए एवरीथिंग, मुंबई, मुंबा देवी एंड एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज दे हैव गिवन एवरीथिंग टू मी। कर्म भूमि दिया, हाँ सब कुछ दिया हमें, नेम फेम से लेके सब कुछ दिया उन्होंने। तो मुंबई मेरा क्या बोले, एवरीथिंग, सब कुछ। एवरीथिंग। All right, guys, ladies and gentlemen, with that, we come to the end of this lovely, candid, and a very sweet conversation, a long awaited conversation with one of my most favorite singers, Mr. Kumar Sanu. My name is Sandeep. Oh, thank you so much. Sandeep ji, thank you very much. And nice. Thank you. Please, হিন্দিতে কথা বলো না, কারণ আমি হাঁপিয়ে গেছি হিন্দিতে কথা বলতে বলতে। Nice interview. मैं भी बहुत खुश हूँ, वेरी गुड। Thank you so much, it was lovely. Thank you so much for your time. I was honored. I actually was looking forward to this conversation for a long time. Finally, thank you. Thank you. Bye. Bye.